हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर एग्जाम में ये सब इम्पोर्टेंट लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आपको करंट अफेयर्स मिलता रहे। करंट अफेयर्स से बनने वाले स्टैटिक जीके भी इसमें साथ साथ कवर किया जाता है, तो जीके भी इसमें कवर हो जाएगा। तो चलो दोस्त शुरू करते हैं। जैसे कि हेडलाइन दिया हुआ है, जापान में अमेरिका द्वारा किस वर्ष बम गिराया गया था। तो ये तो सभी जानते हैं, ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया। जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया गया था। नागासाकी में 9 अगस्त और हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था, जिसको हम लोग लिटिल बॉय और फैट मैन कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा गिराया गया था, जिससे क्या हुआ था कि जापान जो है सरेंडर कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध जो है जर्मनी और जापान के साथ लड़ रहा था, तो हार गया था। तो ये तो था इतिहास दोस्तों। करंट क्या बना है? करंट न्यूज ये बना है कि हाल ही में ताइवान ने चीन के खिलाफ गठबंधन करने के लिए वैश्विक आह्वान किया। वैश्विक आह्वान मतलब सभी देशों को एक साथ आने के लिए कहा है, आवाज उठाया है। क्या क्या है कि ताइवान का राष्ट्रपति कौन है? तो ताइवान का राष्ट्रपति जो है साई इंग वेन, टी को साइलेंट रखते हैं, साई इंग वेन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चीन का जो एंटी सबमरीन है दोस्त, एंटी सबमरीन, सबमरीन मतलब होता है जो पानी के अंदर जो जहाज चलता है उसको सबमरीन बोला जाता है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो है, एंटी एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जो सबमरीन को मार गिराता है। ठीक है, एंटी। तो ताइवान का जो है बॉर्डर एरिया पर घुस आया था कौन? ये चीन का जो एंटी सबमरीन है वो ताइवान की तरफ घुस आया था। ठीक है, ताइवान छोटा सा देश है चीन के बगल में। एक्चुअली में देश नहीं है, चीन देश नहीं मानता है, चीन ये अपना प्रॉपर्टी मानता है, लेकिन ताइवान खुद को अपना देश मानता है। तो समझते हैं क्या है न्यूज। तो ताइवान ने उसे शीघ्र वापस लौटने को कहा। इसके बाद ताइवान ने मीडिया में एक रिपोर्ट दिया, मीडिया में जो है खबर दिया कि पूरे विश्व में जो है समाचार फैलाया और सभी देशों को एक साथ जुड़ने का समय आ गया है, ऐसा कहा। कौन? ताइवान के ये राष्ट्रपति जो हैं, ये राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के साथ युद्ध करने के लिए ताइवान चीन के साथ एक नेशन टू थ्योरी जो मानता है उसके वजह से विवाद है। तो वन नेशन टू थ्योरी क्या है कि चाइना में जो है नेशन एक ही है, मतलब ये चाइना के अंतर्गत आएगा ताइवान, ऐसा चाइना का मानना है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि शासन व्यवस्था जो है दो तरीके से चलेगा, चीन में अलग और ताइवान में अलग। ठीक है, लेकिन चीन का ही ये देश है ताइवान, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन बाकी जो है ताइवान ऐसा नहीं मानता है। भारत भी ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है। ठीक है दोस्त, ये पैक्ट साइन हुआ था। ताइवान खुद को आरओसी कहता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, गणतंत्र ऑफ चाइना। और जहां पर चाइना का नाम क्या है? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम है। ठीक है, तो चीन सभी देशों के साथ डील किया हुआ है कि चीन से संबंध रखने वाले सभी देश वन चाइना पॉलिसी को माने, जिसमें क्या है कि ताइवान को वो अपना ही एक प्रॉपर्टी मानता है, इसको सभी देश माने अगर चाइना के साथ व्यापार करना हो तो। तो ताइवान को खुद को एक आइलैंड मानता है, जबकि यहाँ पर शासन व्यवस्था जो है चीन से अलग है और यहाँ का लोग जो है चीनी सरकार के खिलाफ रहते हैं हमेशा। ताइवान में डच हॉलैंड की शासन व्यवस्था चल रहा था बहुत लंबे समय से। जो होता है ये क्वीन डायनेस्टी यहाँ हुआ करता था, क्वीन साम्राज्य हुआ करता था। और उसके बाद क्या हुआ था कि 1683 से 1995 तक जो है यहाँ पर चला। और इसके बाद जापान जो है, जब वर्ल्ड वार 2 में जापान पूरा एकदम हर जगह कब्जा करते जा रहा था, उस समय यहाँ पर कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि 1945 में जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया, वर्ल्ड वार 2 के समय जब वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गया, अमेरिका द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ से जो है जापान छोड़ के भाग गया था इस आइलैंड को। और इसके बाद किसको दे सौंप दिया था? इसको चाइना को सौंप दिया था। ठीक है, तो चाइना का जो दो पक्ष में था, विपक्ष और पक्ष में जो सरकार जो चलता था वहाँ, केएमटी पार्टी का सरकार जो है चाइना का सरकार का खिलाफ में रहता था। तो केएमटी पार्टी वहां पर अपना राज्य शासन चलाने लगा। कहाँ पर? ताइवान में। और कम्युनिस्ट पार्टी जो था, जिसमें अभी जी जिनपिंग जो है चाइना का राष्ट्रपति, वो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, तो वो चाइना में अपना शासन चलाने लगा। तो इस तरह से ये दोनों देश का निर्माण हुआ। एक्चुअली में देश भारत नहीं मानता है इसको, तो आप समझ सकते हैं कि क्या देश है या नहीं है, वो अभी भी मामला साफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज है जो छोटा सा, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी चाइना से रिलेटेड ही है। इसके बाद हम लोग एक अच्छा न्यूज इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसके पे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं कि बोल रहे हैं माल्टा फीवर क्या होता है और चर्चा में क्यों आई। देखो दोस्त, हाल ही में क्या हुआ था कि जीवाणु रोग जो ब्रूसेल्स ब्रूस जो ब्रूसेलोसिस जो है माल्टा फीवर को ही कहा जाता है, या फिर इसको मेडिटेरियन फीवर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकोप चीन में देखा गया। क्या हुआ दोस्त? घांसू गांसू जो है शहर है, राज्य है एक चीन में, वहां पे
भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है दुनिया का चलाया गया था दोस्त, जिसमें क्या था क्या मथुरा में चलाया गया था ये, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जानवरों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया था, फुट और माउथ डिजीज जो हो जाता है जानवरों में उसके लिए। तो इससे ये संबंध रखता है इस बीमारी का, खुरपका मुंहपका बीमारी कहा जाता है जानवरों में इसको। जो यह ब्रुसेलोसिस नाम का जो ये बीमारी है दोस्त, यह वैक्सीन जानवरों के लिए दिया जाता है, जो ब्रुसेल्स के लिए जो है कि ये जो वैक्सीन है उसको भारत में दिया जाता है। यही डिजीज चाइना में फैल गया है अभी इंसानों में, तो हम लोग समझेंगे कैसे इंसानों में फैल गया। एक्चुअली में क्या है दोस्त कि कंपनियां दो तरह का होता है, एक बायो मतलब ये एक बायो कंपनी होता है, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, और एक होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। तो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या है कि बैक्टीरियाज और जीवाणु जो है उस पर रिसर्च होता है और उस पर काम होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो दवाओं का निर्माण होता है और दवाई के बारे में इस कंपनी में डील किया जाता है, डिवाइस बनाया जाता है बहुत तरह से, मेडिकल डिवाइस, ठीक है, उपकरण बनाया जाता है। और इसमें क्या है कि वैक्सीन वगैरह बनाया जाता है। वैक्सीन क्या होता है कि वैक्सीन एक्चुअली में जो वायरस होता है उसी को एकदम मृत अवस्था में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है शरीर में, ताकि उससे एंटीबॉडी डेवलप हो और जब भी कभी जिंदा वायरस उस तरह का आए बॉडी में तो वो बॉडी को खत्म कर दे। यही क्या होता है, वैक्सीनेशन कहलाता है, इसी को वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं होता है, ठीक है, समझे, आप समझ सकते हैं इसको। और दवाई क्या होता है कि कोई वायरस चला गया और उसके ऊपर से हम लोग केमिकल खा रहे हैं उसको मारने के लिए, तो उसको दवाई बोलते हैं। तो ड्रग्स और वैक्सीनेशन में ये अंतर है। क्या है कि दोस्त, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवों पर रिसर्च किया जाता है ना, उसको बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। और जो डिवाइस बनाता है, उपकरण बनाता है या दवाई बनाता है, टैबलेट वगैरह बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था कौन, चाइना में एक जो जगह है घांसू, वहां पर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस बीमारी पे, जो ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, इस पे रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च के दौरान क्या हुआ दोस्त कि यहाँ पर जो वेसल्स फट गया, मतलब जो जो बोतल में उसको रखा गया था वो बोतल गिर के फट गया और पूरा हवा में फैल गया। इसको सैनिटाइज करने की कोशिश किया गया, लेकिन सैनिटाइजर जो था वहाँ एक्सपायरी डेट का बोला जाता है ऐसा कि एक्सपायरी डेट का सैनिटाइजर था जो सैनिटाइज नहीं कर पाया और सैनिटाइजर के माध्यम से ही पूरा फैल गया उस जगह में ये वायरस, और पूरा लोगों को बीमार कर दिया। एक्चुअली में ये बीमार उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जैसे कोरोना है उस तरह से, लेकिन ये फैल गया और पूरा बहुत सारे जान माल का हानि हुआ। तो यहाँ पर जो लैब इंचार्ज था, यहाँ पर जो साइंटिस्ट था, मुख्य साइंटिस्ट, उसने क्षमा मांगा, प्रार्थना की कि मेरे से गलती हुआ है इसको, और फिर इसको सजा पनिशमेंट दिया गया, ठीक है। तो ये तो न्यूज जो है दोस्त, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट इसलिए दिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है ये बीमारी जो मथुरा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था जानवरों के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता था, इसलिए इसको कवर किया गया। जिसमें बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ अभी तो फैल गया, तो ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो है क्वेश्चन दोस्त, वो एकदम शानदार क्वेश्चन है, इसको डिटेल्स में पूरा समझेंगे, इसमें बहुत सारा विवाद आने वाला है अभी भविष्य में, और अभी विवाद चल ही रहा है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जो बादल है वो क्या क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पर ये पंजाब के मतलब ये है एमएलए है, ठीक है। क्या हुआ कि पंजाब में किसान विरोध के कारण इस्तीफा देने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एनडीए से थे, एनडीए के पार्टी के थे ये, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यहाँ का जो था दोस्त, यहाँ पे इस पार्टी का था, लोकल पार्टी जो था पंजाब का, इसका था पंजाब अकाली पार्टी, ठीक है, पंजाब अकाली दल से ये सांसद थी। तो सांसद तो बनी रहेगी लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति कोविंद ने इसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। एक्चुअली में प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, कोई भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है तो प्रधानमंत्री के कहने पर क्या है कि राष्ट्रपति इसका इस्तीफा स्वीकार कर सकता है या ठुकरा सकता है। तो इस्तीफा स्वीकार कर लिया, और इस्तीफा देने के बाद जो है दोस्त, यहाँ पर इस जगह राज्य कृषि मंत्री इसी पार्टी से थे नरेंद्र सिंह तोमर, तोमर भी इसी पार्टी से था, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, उसको ये पद सौंप दिया गया है अभी फिलहाल वर्तमान में। मुद्दा क्या है इसको समझते हैं हम लोग, क्यों इस तरह से एकदम चर्चा में आया है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्त, और बहुत सारा प्रोटेस्ट होने वाला है और हो भी रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है। देखो दोस्त, भारत की सांसद व्यवस्था जो है 3 सत्रों में एकत्र होता है, मतलब 3 सत्रों में सांसद लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून सत्र में। मतलब 3 सत्र में जो सारे सांसद जो संसद भवन में बैठते हैं वो 3 सत्र होते हैं इस तरह से। उसमें 6 महीना का मतलब अंतर होना जरूरी है।
मतलब कह सकते हैं कि टाइमिंग है, ठीक है, ये टाइम है कि समय काल है जब संसद भवन में बैठ के मीटिंग करते हैं। तो सिंपल भाषा में समझाया जाए तो 6 महीना का जो है सांसद का भवन में उपस्थित नहीं होते हैं अगर 6 महीना तक कोई भी सांसद, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उन विषयों पर जिन पर कानून बन सकता है या बनने के लिए मतलब जरूरी है बनाना, तो अध्यादेश ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकता है, मतलब अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और एक्ट बनाने के लिए भारत के अध्यादेश जारी करने के पावर जो है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। किसी चीज पे कानून बनाना होगा तो अध्यादेश जारी करना पड़ेगा, उसमें सब सहमति दे दिया तो फिर कानून बन जाता है। तो ये अध्यादेश जारी करने का किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास 123 अनुच्छेद के तहत पावर है। और वही अगर हम लोग राज्य में बात करें तो 213 और 123 समझ सकते हैं, राज्य में 213। तो इसके तहत राज्य में गवर्नर भी कानून बना सकता है, ठीक है, राज्य लेवल पर जो कानून बनता है। तो अध्यादेश में भारत सरकार द्वारा जून से 3 अध्यादेश जारी किया गया था जून में, ठीक है। क्या अध्यादेश 3 जारी किया गया था? यह अध्यादेश का ड्यूरेशन जो था, समय काल जो था 6 सप्ताह से 6 महीने तक का होता है, जिसमें से क्या लोकसभा में पास करना होता है, लोकसभा में जहां सांसद लोग बैठते हैं लोकसभा में, वहां पर इसको पास किया जाता है बिल को, और वहां अगर अनुमति मिल जाती है तो क्या होता है कि आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अध्यादेश जो ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र में लाया गया था, उन्हें पास करने के लिए भारत के सांसद ने 14 सितंबर को रखा था और 16 सितंबर को इसको लोकसभा से पास कर दिया गया। और अब यह बिल राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास जाने के बाद राज्यसभा अगर इस बिल को मंजूरी दे देता है तो इसके पास कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा मोहर लगने के लिए। राष्ट्रपति के पास जाना जरूरी होता है, सारे कुछ कानून बनने से पहले सिग्नेचर मोहर करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास जब चला जाता है तो इसके बाद क्या है कि ये एक्ट बनकर, कानून बनकर आ जाता है, ठीक है। ये बिल जिसको एक्ट कहते हैं, बिल और एक्ट में यही अंतर भी है, ठीक है। तो जिसका विरोध हो रहा है अभी दोस्त, तो विरोध क्या चीज का हो रहा है? तो 3 चीज है, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ठीक है, बिल, एक बिल है ये बिल। और एक क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, ठीक है, प्राइस एश्योरेंस। और एक है फार्म सर्विसेज बिल, ठीक है, फार्मर सर्विसेज बिल। और एक है एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, एक एसेंशियल कमोडिटीज बिल। तो ये तीनों बिल क्या है, इस पे क्या विवाद चल रहा है और क्या विवाद भविष्य में होने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जो है दोस्त, ये जो बिल है इसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत किसान अपना उत्पादन को किसी भी बाजार मंडी में बेच सकने के लिए स्वतंत्र है। एक मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि अभी तक कानून था कि किसान उत्पाद को नियरेस्ट बाजार में ही, सामने में मंडी में बेच सकता था, अथवा किसान का खेत जिस बाजार के सामने में है वही पर वो बेचने के लिए बाध्य था, ठीक है। एपीएमसी जो आया था, एपीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, तो इसमें क्या था दोस्त, इसमें ये कहा गया था, इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था, कमेटी बनाया था और इसमें कहा गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ दोस्त, यह कमेटी ने उस बाजार में भाव तय करता था और कितना भाव रहेगा ये सब निर्धारित करता था। लेकिन भारत सरकार ने अब क्या किया है? ई नाम, ठीक है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम दिया गया, ठीक है। जिसमें क्या है कि इस मामले को ऑनलाइन, मतलब कोई भी फसल को ऑनलाइन बेच सकता है किसान, कहीं भी कोई भी मार्केट में, ठीक है, बाजार में, और जहां जहां पर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां बेचेगा ऑब्वियसली। तो ये लाया गया है, ये सिस्टम लाया गया है, कंपनी खुद को आके सामने ले जाएगी और जिसको चाहिए होगा वो अपने से ले जाएगा आके, तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी नहीं लगेगा किसानों को। तो इसलिए ई नाम सिस्टम लाया गया है अभी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो जनता को फैलाया जा रहा है बात, जो जनता को सामने रखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें मंदी जो है बंद हो जाएंगे इस तरह से। तो मंदी बंद हो जाएगा तो जो गरीब किसान है जो नहीं बेच सकता है ऑनलाइन या फिर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होगा? तो ये मामला फैलाया जा रहा है, विपक्ष का कहना है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनुसूची 7 में जो है स्टेट को राज्य में एंट्री 14 और 28 जो है, इसके तहत राज्य इस पर कानून बना सकता है इस मामले पे। तो केंद्र सरकार क्यों बना रही है, ये विपक्ष का कहना है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कहा है कि इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य केंद्र सरकार को भी है, राज्य सरकार के साथ साथ। तो यह मुद्दा जो है विपक्ष उठाया है और
इस पर सरकार का कहना है कि पदार्थ का प्रचार, कोई भी प्रोडक्ट है या उसका एडवर्टाइजमेंट जो है, उसका व्यापार समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में आता है मतलब राज्य और केंद्र दोनों ये कानून बना सकता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसा कहा है कौन? केंद्र सरकार कहा है, ठीक है। तो अधिकार ये मिल जाता है इसको बनाने के लिए, लेकिन क्या क्या है, राज्य सरकार द्वारा मंडी में जो है कि मंडी में जो शुल्क लगता है, एक टैक्स लगता है, कोई भी मंडी में कोई सामान बेचने जाता है तो उसमें टैक्स लगता है, जो राजस्व जो है वो राज्य सरकार को मिलता है। तो इससे नहीं मिल पाएगा राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार तो आपत्ति जताएगा ही। तो राज्य को क्या है कि रेवेन्यू प्राप्त किया जाएगा, किया जाता है इस मंडी से। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो चावल होता है दोस्त, वहां पंजाब में सालाना क्या है 100 करोड़ लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है राज्य सरकार को, ठीक है, खेती के कारण, मंडी में जो बेचने के लिए आता है सामान, उसके कारण, ठीक है। तो ये बहुत भी बड़ा मुद्दा उठा दिया है। और पंजाब को सालाना जो ये रेवेन्यू मिलता है उसके कारण क्या है, मीडिएटर के तौर पर भी बहुत कोई यहाँ पर काम करता है, सामान बाहर से बाहर को ले जाने के लिए और यहाँ पर मंडी तक ये करने के लिए यहाँ पर भी टैक्स वगैरह लगता है, जो किसान को सीधा सामान कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा तो बिचौलियों को जो है यहाँ पर जो मीडिएटर सब जो है उसको क्या करेगा, यहाँ पैसा नहीं मिल पाएगा। तो लोग क्या मुद्दा उठा रहा है ये चीज को लेकिन। और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तरह का दूसरा जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बन रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही था दोस्त, लेकिन ये लीगल नहीं था, इलीगल था, लेकिन अभी इसको लीगल बना दे, कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया सरकार द्वारा। प्रोडक्शन करेगा कोई कंपनी, ठीक है, एग्रीकल्चर करेगा किसान का खेत पे, और उसको किसान को वो सामान अगर किसान बेचना चाहता है उस कंपनी को तो बेच सकता है, उसको एक न्यूनतम मूल्य देगा, मतलब सामान फसल कितना भी ज्यादा हो जाए या मार्केट में कितना भी वैल्यू कम हो जाए, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू जो है उतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कहा गया है। और कोई भी कंपनी किसान का जमीन लेकर खेती कर सकता है किसान के परमिशन से, लेकिन यही इसी को मुद्दा बना दिया गया है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो अलग अलग बातें हैं दोस्त। तो क्या होता है देखिए, क्या मुद्दा कहाँ पहुंचती है, कौन जीतता है कौन हारता है, क्या होता है, क्या बिल आता है पास होता है कि नहीं, उस पर बहस होगा हाल ही में। तो उसके बाद क्या कहेगा, तो अगर तीसरा जो ये था, इसमें क्या क्या है गया है, कमोडिटीज, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज। तो एसेंशियल कमोडिटीज में क्या है, इसमें भी विवाद खड़ा किया है तीसरा बिल में। अगर किसी प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है, तो उस पे रखने के बाद अगर जमावड़ा कोई करता है, उसका इकट्ठा कोई करता है, तो उस पर रेड मारा जा सकता है, कालाबाजारी को रोका जा सकता है इस तरह से। जैसे क्या होता है कि बहुत सारा बाजार में कोई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इकट्ठा कर लेता है और सामान बाजार में नहीं आ पाता है तो रेट बढ़ जाता है, जैसे प्याज में अक्सर होता है, देखते हैं हम लोग। तो इसेंशियल कमोडिटीज जो है उस पे इसको आलू को, और ये जो है आलू प्याज तिलहन दलहन इस सब को हटा दिया गया है। तो वही जो विपक्ष है हमला बोला है कि अगर इसको हटा दीजिएगा आप तो इसमें कालाबाजारी बढ़ जाएगा, और सही भी है। तो केंद्र सरकार ने क्या दलील दिया देखिए, बहुत बता रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज के बाहर इसको निकाल दिया गया है, मतलब इसको जमा कोई भी कर सकती है, और ठीक है, तो किसान जब चाहे इसको बेच सकती है। इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि किसान जमा करके रख सकता है इससे, और जब चाहे, जब मूल्य इसका ज्यादा होगा तब वो बेच सकता है किसान। तो केंद्र सरकार ऐसे बोल रहा है, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, विपक्ष जीतता है या पक्ष जीतता है, उस पर बिल बनेगा क्या नहीं बनेगा उसके बारे में अभी बहुत बहुत मुद्दा ये वाला आगे चलने वाला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है इससे क्या होगा, प्रोडक्ट में जो है एक साल में 100% अगर बढ़ जाता है प्रोडक्ट का वैल्यू, जैसे अभी आलू बिक रहा है 20 रुपये और अगर 40 रुपये में बिकने लगेगा एक साल के अंदर में, तो क्या होगा दोस्त कि ये जो है इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया जाएगा। अभी नहीं डाला जा रहा है, लेकिन बाद में अगर किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी ऐसा उत्पाद हो जिसका साल भर में 100% कीमत बढ़ जाता है तो इसको एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर रख देगा, ये बिल में ऐसा लिखा गया है, ठीक है दोस्त। और अगर वो जो पदार्थ है वो खराब नहीं होने वाला पदार्थ है तो उसको 50% रखा गया है कि 50% अगर उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उसको मतलब कम्युनिटीज के अंदर में डाल दिया जाएगा ताकि उसको जमाखोरी नहीं हो सके, ठीक है। तो अपना अपना मुद्दा है विपक्ष और पक्ष का, तो ये समझ गए होंगे दोस्त। अगर नहीं भी समझे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में किस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था? तो हाल ही में दोस्त ऑनलाइन जुआ खेलने का आरोप में जो है पेटीएम का एक ऑनलाइन ऐप था जिसमें पेटीएम गेम खिलवाता था, तो उसको हटा दिया गया था। तो भारतीय एप्लीकेशन पेटीएम का एक एप्लीकेशन है तो उसको हटा दिया गया था। आईपीएल के द्वारा क्या है, फैंटेसी क्रिकेट जो ड्रीम 11 क्रिकेट है, बहुत सारा मोबाइल में खेला जाता है ड्रीम 11 क्रिकेट,
तो उसमें क्या क्या कहा, तो उसमें कहा क्या गया है कि इसमें से क्या होता है, सट्टेबाजी बढ़ रहा है और जो है युवा जो है इस पे लिप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया था कुछ समय के लिए। तो जो ये था पेटीएम का जो संस्थापक है शेखर, क्या इनका नाम जो है इनका नाम क्या था, इनका नाम था विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो है, इन्होंने बोला कि क्यों हम लोग ने तो सभी में कैशबैक दे रखा है, क्या तो अगर गेम में कैशबैक दे रहे तो इसमें क्या दिक्कत है। तो गूगल प्ले स्टोर ने, गूगल का कहना है कि नहीं, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो इसका रूल है गूगल का, उसके खिलाफ आता है। आप किसी भी चीज को इस तरह से आप कैशबैक नहीं दे सकते हैं जिससे सट्टेबाजी का बढ़ावा मिले, ठीक है। तो ये भी सही बात बोला है गूगल ने, और विजय शेखर शर्मा ने अपना ये वापस लिया बयान को और बोला कि हम इस तरह से प्रचार नहीं करेंगे कोई भी ऑनलाइन जुआ खेलने वाला ऐप को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो ये था न्यूज। और उसके बाद एक शानदार न्यूज जो है ये पाकिस्तान में है। हाल ही में पाकिस्तान ने किस जगह पर राज्य का एक नया राज्य बनाया है, ठीक है, राज्य एक दर्जा दिया है। देखो दोस्त, क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक के पास गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पूर्ण राज्य का दर्जा की घोषणा किया गया। आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ठीक ऊपर में एक मैप में अगर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के पास पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पर जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो जगह मिलेगा उसको। पूर्ण राज्य का घोषणा कर दिया है पाकिस्तान, पूर्ण राज्य बनाने के लिए उसको बोला गया है, ठीक है, कि उसको राज्य बनाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ के लोगों को अपनी और केंद्रित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या है, विचार परिवर्तन करने के लिए उसमें क्या किया गया है कि ताकि वहां का जो जनता है पाकिस्तान का, वो विश्वास कर सके पाकिस्तान में। भारत में जैसे कश्मीर मुद्दे के खिलाफ, जहां पर भारत का कश्मीर जो हो था उसको यूटी बना दिया गया था, सॉरी यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था, जो राज्य था पहले 31 अक्टूबर 2019 को, जो जानते हैं हम लोग। तो उसी का जो है धारा 370 हटाया था। तो उसका मतलब बदले में क्या क्या है, कश्मीर जो कर रहा है वहां पर कि इसको राज्य का दर्जा दे रहा है, किसको, गिलगिट बाल्टिस्तान को, ताकि पाकिस्तान के लोगों पे फेथ आए उस जगह को। एक्चुअली गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग हैं ना, उसको वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इस तरह पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान में अभी तक कुल 5 राज्य हो जाएंगे अगर इसको राज्य बना, मतलब बन गया है। तो ये 5 राज्य अब होंगे। तो क्या है, बलूचिस्तान है जो समुद्र तरफ, इधर महाराष्ट्र तरफ, और एक क्या है कि एक है गिलगिट बाल्टिस्तान, एक है सिंध, और ये इसके अलावा जो है अभी ये जो है खैबर पख्तूनवा जो है यहाँ पर एक राज्य है। तो इस तरह से 5 गो राज्य जो है यहाँ पर बन गया है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ से ही दोस्त चाइना का जो है जिनजियांग प्रोविंस से जो बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहां तक सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, इसी जगह से होकर जाएगा। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 गो डैम बना है दोस्त। डायमर भाषा बांध जो चर्चा में रहा है, कोहला डाई हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट वहां पर, और जो है आजाद पतन हाइडल डैम जो बना है यहाँ पर ही बना है, तीनों, ठीक है। इसके अलावा एक न्यूज जो है छोटा छोटा 2 गो, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में किस एजेंसी को दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखभाल के लिए आईएनएस स्पेस को स्वतंत्र संस्थान का गठन किया है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बना है, ठीक है। तो ये क्या है कि प्राइवेट है, तो बहुत सारा काम जो है इसरो जो है इसको प्राइवेट कंपनी को देने वाला है। तो जिससे क्या है कि भारत को रेवेन्यू मिलेगा, भारत सरकार को, ठीक है। तो हाल ही में देश का निजी जेट टर्मिनल कहाँ खोला जा रहा है। देखो दोस्त कि प्राइवेट जेट जो है, प्राइवेट विमान जो है अडानी ये सब का, ठीक है। तो ये सब क्या था दोस्त कि ये सब प्राइवेट प्लेन था जिसको उतरने के लिए काफी प्रॉब्लम्स होता था एयरपोर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, अलग से टर्मिनल एक बना दिया गया है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दोस्त, वहां पर क्या किया गया है, एक अलग से टर्मिनल बना दिया गया जहां प्राइवेट प्लेन्स उतरेंगे, और वहां से जो पैसा होगा वो केंद्र सरकार उसका पैसा लेगी उससे, और जिससे क्या होगा कि भारत का विकास होगा, ठीक है। तो विकास तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। हाल ही में यूएसए अमेरिका ने, मतलब अमेरिका जो है क्या किया है दोस्त कि टिकटॉक और वीचेट को 48 घंटे में बंद करने का आदेश दिया। एक्चुअली ये आदेश बहुत पहले दिया था, लेकिन टिकटॉक और वीचेट अभी तक अपना वहां पर बंद नहीं किया है। तो इसको हार्ड एंड फास्ट रूल लगा के बोला कि तुरंत बंद कीजिए इसको, सिक्योरिटी पर्पज से। डाटा चुरा रहा है, चाइनीज ऐप है, हम लोग जानते हैं इसको। इंडिया में भी बैन कर दिया गया। हाल ही में किस शहर में
ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स ने टॉप किया है। कौन सा शहर जो है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है? सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है इसका? रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द डिजाइन, इसके द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें क्या है दोस्त कि ये जो सिंगापुर है ये टॉप मारा है, ठीक है। हैदराबाद जो है 67 रैंक आया है, पहले ये 85 जो रैंक था, मतलब 67 रैंक था पहले, उस 85 पहुंच गया, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। 68 से 86 स्थान पर पहुंच गया है कौन? तो ये है दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से रैंकिंग में गिरावट आया है स्मार्ट सिटी के अंदर। और क्या है कि हाल ही में किस भारतीय नेता यूएन द्वारा पुरस्कृत किया गया? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे दोस्त, सतत विकास जो था, लक्ष्य जो था, वो युवा नेता जो है एक भारत का, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। उदित सिंघल जो एक भारतीय हैं, इन्होंने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो ग्लास टू सैंड नामक एक संस्था है, उसका हेड है ये सिंघल, उदित सिंघल। जो कंपनी क्या करती है, जो वेस्ट ग्लास होता है, जो कांच होता है, जो खराब हो जाता है, उससे प्रोडक्ट बनाती है ये, और जीरो वेस्ट इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर कार्य करती है, मतलब कोई भी वेस्ट को वेस्ट ना होने दे, उससे सामान बना लिया जाए, रिसाइकलिंग का ये है, ठीक है दोस्त। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं, जीके और करंट अफेयर से, इसी से क्वेश्चन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्त। बेल आइकन को दबा दें, जैसे ही वीडियो बनेगा रोज तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।